मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए मित्रों, हमारा एक वीडियो, जैसे कल कमेंट भी बच्चों ने किया, एक वीडियो टेक्निकल की वजह से आपका लोड नहीं हो पाया था। अब ये बीच का है, इसे हम पढ़ाना चाह रहे हैं और आपको बताएंगे। एक महत्वपूर्ण टॉपिक था, ये बहुत ज़रूरी था। बच्चों ने कमेंट में भी किया कि ये आपका ये पार्ट नहीं आ पाया, तो हम वह पार्ट आपको फिर से दोबारा हम आपके लिए फिर से मेहनत कर रहे हैं कि जैसे कि आपका यहाँ से अगर प्रश्न उठे तो वो आपका छूटे ना। तो आइए आज हम देखते हैं, ये है नेहरू रिपोर्ट और सविनय अवज्ञा आंदोलन। जबकि कल जो हम लोग पढ़े थे भारत छोड़ो आंदोलन तक हम पढ़ चुके थे और आज हम इसे पढ़ते हैं नेहरू रिपोर्ट और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चलिए मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं नेहरू रिपोर्ट और सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए, जैसे आप देख रहे होंगे कि लगभग आधुनिक भारत में हमने कहा कि एक दूसरे से जुड़ी हुई कुछ न कुछ घटनाएं हैं और इन घटनाओं में नेहरू रिपोर्ट क्या है, कैसे है। तो सबसे पहले हम नेहरू रिपोर्ट को जानेंगे, फिर उसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। तो नेहरू रिपोर्ट के पहले हम आपको एक बताए थे जिसे हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं साइमन कमीशन। और साइमन जो आपके आए थे, भारतीयों ने या कांग्रेस पार्टी ने इनका विरोध किया और जब विरोध किया तो उसी समय 1927 ईस्वी में 1927 ईस्वी में वर्किन हेड ने एक टिप्पणी किया था कि यदि भारतीय मिलकर एक ऐसे संविधान या ऐसे प्रारूप को तैयार करें जिसमें भारत के सभी दल उसको क्या करें, स्वीकार करें। और इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने एक प्रारूप तैयार किया और उसी प्रारूप को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं, क्या ऐसा सिस्टम है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट कैसे आपकी प्रकाशित होती है, कौन इसको प्रकाशित करते हैं, इन सब विषयों पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नेहरू रिपोर्ट की आपकी पृष्ठभूमि कैसे बनती है। जैसे अभी हमने कहा कि साइमन कमीशन का विरोध किया गया। साइमन आयोग का कांग्रेस द्वारा क्या किया गया, साइमन आयोग का कांग्रेस द्वारा विरोध किया गया, कांग्रेस द्वारा विरोध किया गया, विरोध किया गया। और जब साइमन आयोग का विरोध किया गया तो इसी समय साइमन आयोग का विरोध किया गया। तो सबसे पहले यहाँ हम आपको बता दें कि हम पढ़ के आ रहे हैं नेहरू रिपोर्ट। तो यहाँ पर आप जानिए कि अभी हम पहले नेहरू रिपोर्ट को देखेंगे और उसके बाद फिर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो साइमन आयोग का कांग्रेस विरोध किया गया, कांग्रेस ने क्या किया भाई, विरोध किया। और जब विरोध किया तो 1927 ईस्वी में एक आपके हैं जिनका नाम है वर्किन हेड। क्या नाम है भाई, वर्किन हेड ने क्या किया, वर्किन हेड ने एक टिप्पणी कर दिया। और ये टिप्पणी क्या थी, टिप्पणी अभी हमने आपको बताया कि भारतीय ऐसे प्रारूप को तैयार करें जिससे सभी दल क्या हैं, सहमत हों। भारतीय मिलकर एक ऐसे प्रारूप का क्या करें, तैयार करें। भारतीय मिलकर क्या करें, एक ऐसा प्रारूप तैयार करें, एक ऐसा प्रारूप तैयार करें जिस पर सभी दल की सहमति हो, तैयार करें जिसमें सभी दल क्या हो, सहमत हों। सभी दल आपके क्या हो, सभी दल सहमत हों। अब इसी बात को लेकर सहमत हों तो यहाँ पर इनकी इस टिप्पणी को स्वीकार किया गया और स्वीकार करते हैं मोतीलाल नेहरू।
तो आइए हम देखते हैं मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, क्या इनका योगदान यहाँ पर था। तो मोतीलाल नेहरू ने एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया, सर्वदलीय सम्मेलन। और सर्वदलीय जो सम्मेलन आपका होता है, तो सर्वदलीय जो सम्मेलन आपका हुआ, ये पहली बार आपका कहाँ पर हुआ? दिल्ली में। दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर आप जानते रहिएगा, दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन, और ये आयोजन आपका जो होता है, ये आयोजन होता है फरवरी 1928 ईस्वी। फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और उसके बाद दूसरा जो आपका है, डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में, डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में आपका दूसरा सर्वदलीय सम्मेलन आपको बुलाया गया। सर्वदलीय सम्मेलन आपका बुलाया जाता है। सर्वदलीय सम्मेलन आपका होता है, ये भी आपका होता है 1928, और ये घटना आपकी मई की है। मई 1928 ईस्वी में डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, और इस सम्मेलन में सहमति बनती है। और यहाँ पर सहमति क्या बनती है? 9 सदस्यों की एक आपकी क्या बनती है? 9 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाती है। 9 सदस्यों की कमेटी बनती है, और जिसमें अध्यक्ष आपके कौन होते हैं? अध्यक्ष आपके होते हैं मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन बने? मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष यहाँ पर बनते हैं भाई मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने। और यही आपका जो प्रारूप बनाया गया, ये प्रारूप जब आपका प्रकाशित हुआ तो इसी को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। कब? जब ये प्रकाशित होता है तो यही आपका क्या होता है? नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको जरूर समझ में आया होगा कि नेहरू रिपोर्ट आपकी कैसे तैयार हुई, क्या है, अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। सर्वदलीय सम्मेलन आपका एक ये हुआ, दूसरा आपका ये हुआ, एक आपका ये हुआ, और दूसरा आपका ये सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, और फिर 9 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, जैसे कमेटी आपकी 9 सदस्यों की बनती है, लेकिन यहाँ पर 7 दल आपके होते हैं। तो कहीं कहीं ये आप कंफ्यूज रहेंगे, कंफ्यूज मत रहिएगा। 7 दल, जैसे यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि इस कमेटी के सदस्य कोई आपका मुस्लिम लीग से है, कोई आपका किससे है? मुस्लिम लीग से है, कोई आपका हिंदू महासभा। तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के 2-2 सदस्य थे, और इस प्रकार से सदस्यों की संख्या 7 दल आपके 7, और 2 सदस्य आपके 2-2 सदस्य मुस्लिम लीग और किससे थे? हिंदू महासभा से। इसलिए इनकी कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 9, और अध्यक्ष इसमें कौन थे? मोतीलाल नेहरू। तो चलिए मित्रों, आगे हम इसी प्रकार से चलते हैं कि इस सर्वदलीय सम्मेलन, ये रिपोर्ट आपकी कब प्रकाशित होती है। और रिपोर्ट के प्रकाशन की अगर बात किया जाए तो ये रिपोर्ट आपकी प्रकाशित होती है 10 अगस्त 1928 ईस्वी। यानी 10 अगस्त 1928 ईस्वी। सहमत तो बन गई भाई, लेकिन अब यहाँ पर 10 अगस्त 1928 ईस्वी को यह रिपोर्ट आपकी क्या होती है? प्रकाशित होती है। और प्रकाशित होती है, या हम इसे प्रकाशित का मतलब कि इस पर सहमति बन जाती है, या हम कह सकते हैं कि इसे क्या किया जाता है? नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है। नेहरू रिपोर्ट को क्या किया गया? स्वीकार किया गया 10 अगस्त 1928। कहाँ पर? ये जो आपका सम्मेलन हुआ सर्वदलीय, ये आपका लखनऊ में हुआ। तो ध्यान रखिएगा, हमने देखा पहले दिल्ली में हुआ, फिर आपका मुंबई में। इसी प्रकार से अगला आपका जहाँ पर इसे स्वीकार किया गया, ये आपका सर्वदलीय सम्मेलन कहाँ पर होता है? ये आपका लखनऊ में होता है। ये भी आपका क्या है? सर्वदलीय सम्मेलन है। ये क्या है? सर्वदलीय सम्मेलन। और ये सर्वदलीय सम्मेलन आपका कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। तो आइए मित्रों, अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर इसे स्वीकार कर लिया गया, नेहरू रिपोर्ट को
पास कर दिया गया, मान लिया गया। 9 सदस्य यहाँ पर आपके थे, दल आपके। अब इन दलों को हम देख लेते हैं कौन कौन दल से कौन कौन लोग थे। जैसे आपका मुस्लिम लीग से भी यहाँ पर सदस्य थे, मुस्लिम लीग से भी सदस्य, जैसे भी हमने आपको बताया कि मुस्लिम लीग से 2 सदस्य लिए गए थे, जैसे अली इमाम, शोएब कुरैशी। अली इमाम और शोएब कुरैशी, ये आपके हो गए अली इमाम, और दूसरे आपके कौन हो गए, शोएब कुरैशी, शोएब कुरैशी, तो ये आपके हो गए। इसी प्रकार से हिंदू महासभा से आपके थे, हिंदू महासभा। यहाँ से प्रश्न आपका पूछता है कभी कभी कि भाई हिंदू महासभा के कौन कौन सदस्य थे। जैसे हमारे जयकर आपके थे, और एम एन आड़े थे, एम एस आड़े और एम आर जयकर, एम आर कौन हो गए आपके, जयकर हो गए। इसी प्रकार से सिखों का समर्थन यहाँ पर सिख समुदाय से आपके थे, मंगल सिंह आपके थे। कौन थे आपके, मंगल सिंह आपके हो गए। और आगे हम यहाँ पर देखते हैं ये मंगल सिंह आपके किसका समर्थन, सिखों का, तो यहाँ पर हो गए ये आपका मंगल सिंह। और एम एन राय, ये आपके लेबर से, लेबर पार्टी जो आपकी थी, यहाँ पर हो गए एम एन राय आपके हो गए, एम एन राय। और इसी प्रकार से लिबरल भी आपका था, लिबरल तेज बहादुर सप्रू, लिबरल से आपके कौन थे, लिबरल उदारवादी जिसे हम कहेंगे, यहाँ पर हो गए तेज बहादुर सप्रू हो गए, तेज बहादुर सप्रू। और कांग्रेस से आपके प्रतिनिधि के रूप में, कांग्रेस से आपके थे सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस से आपके कौन हो गए भाई, सुभाष चंद्र बोस हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे हमने देखा कि ये कांग्रेस के प्रतिनिधि लिबरल, लेबर, सिख और नॉन ब्राह्मण से भी एक आपके थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये देखा गया कि ये 9 सदस्य आपके थे, और दल आपके देख रहे हैं कि कौन किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर दलों की बात कर लिया जाए तो ये 7 हैं। तो आगे यहाँ पर हम बढ़ते हैं कि इसमें प्रारूप क्या बनाया था, क्या प्रारूप था, कौन कौन सी बात इसमें रखी गई थी। जैसे प्रारूप में सबसे पहले ये हो गया, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर डोमेनियन स्टेट की बात की गई। डोमेनियन स्टेट, डोमेनियन स्टेट का मतलब अधिराज्य, अधिराज्य की बात यहाँ पर किया गया कि आधा राज्य आपको, यानी कि केंद्र में हम रहेंगे, राज्य में आप रह सकते हैं। तो इसमें क्या मांग किया गया, डोमेनियन स्टेट की मांग किया गया। दूसरा यहाँ पर क्या था, दूसरा यहाँ पर यह था कि जनता के लिए मौलिक अधिकार की बात की गई। कौन से अधिकार की बात की गई, मौलिक अधिकार का प्रारूप यहाँ पर तैयार किया गया कि जनता के लिए क्या होना चाहिए, मौलिक अधिकार होना चाहिए। इसी प्रकार से भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो, भाषा के आधार पर क्या किया जाए, आधार पर राज्य का गठन होना चाहिए, राज्य का गठन हो। तो ये सब बातें यहाँ पर क्या हैं की गई कि भाषा के आधार पर क्या किया जाए, राज्य का गठन किया जाए, मौलिक अधिकार दिया जाए, मौलिक अधिकार दिया जाए। तो ये सब बातें इसमें उठाई गई। और ये कहा गया कि गवर्नर जनरल आपका मात्र संवैधानिक प्रमुख हो। यहाँ पर देख लेते हैं कि गवर्नर जनरल आपका क्या हो, गवर्नर जनरल आपका क्या हो भाई, मात्र संवैधानिक प्रमुख की भूमिका में हो, संवैधानिक क्या हो, प्रमुख की भूमिका में हो, प्रमुख की भूमिका हो इनकी। तो इस प्रकार से ये सब बातें कहाँ पर की गई, नेहरू रिपोर्ट में ये सभी प्रस्ताव आपके शामिल किए गए थे। तो आइए यहाँ पर अगला हम देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया, किन लोगों द्वारा नहीं किया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट के प्रस्ताव को, नेहरू रिपोर्ट का जो प्रस्ताव था, प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किए कौन कौन, कुछ कांग्रेस के युवा नेता थे, स्वीकार नहीं किए। कौन कौन भाई स्वीकार नहीं किए, कांग्रेस के युवा नेता,
तो कांग्रेस के उस समय जो युवा नेता आपके थे, कांग्रेस के युवा नेता आपके कौन हो जाएंगे? तो युवा नेता की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर एक हो जाएंगे आपके सत्यमूर्ति, सत्यमूर्ति। एक आपके हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आपके कौन हो जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। तो इन लोगों का ये इस समय तक क्या उद्देश्य था, क्यों इन्होंने स्वीकार इसे नहीं किया? क्योंकि इस समय तक ये डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य को लेकर असंतुष्ट थे। किसको लेकर? अधिराज्य। अधिराज्य जब इन्हें नहीं चाहिए, अब ये युवा नेता कहते हैं हमें पूर्ण राज्य चाहिए। पूर्ण राज्य यानी यह कहते हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता से कम हमें अब स्वीकार नहीं। इसी के बाद अगला एक सम्मेलन होता है कांग्रेस का, जहां पर अभी आपको चर्चा किया जाएगा कि यहाँ तक युवा नेता किस बात को लेकर नेहरू रिपोर्ट से असहमत थे। तो यहाँ पर असहमति किस पर थी? तो असहमति अगर थी तो वो थी डोमिनियन स्टेट की बात को लेकर, अधिराज्य की बात को लेकर यहाँ पर इन युवाओं में क्या थी? असहमत थी। चलिए आगे यहाँ पर हम चलते हैं। दूसरा है एक प्रसिद्ध पार्टी उस समय, जैसे आपका था कांग्रेस और अगली कौन थी? मुस्लिम लीग थी। तो मुस्लिम लीग ने क्यों असहमत जताई, ये अब हम देख लेते हैं कि मुस्लिम लीग का यहाँ पर क्या दृष्टिकोण था। मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई पृथक निर्वाचन की बात इसमें नहीं की गई, पृथक निर्वाचन की बात इसमें नहीं की गई है, और प्रथम पृथक निर्वाचन की बात नहीं की गई है। इसलिए क्या हुआ? इसलिए हम इस नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये दो कारण आपके बनते हैं जिसके कारण ये स्वीकार नहीं करते हैं। और 1930 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इसे मानने से क्या किया? इनकार कर दिया। कब की बात है ये? 1930 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार क्या किया? मानने से इनकार कर दिया, मानने से इनकार किया। तो यहाँ पर जैसे हमने बताया कि ये सब पॉइंट यहाँ पर हैं, इनकार किया। और इनकार करने का कारण क्या बताया? कहा कि भाई आप समय से तो बहुत आगे चल रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने क्या बहाना दिया? कहा भाई अभी आप बहुत समय से थोड़ा आगे चल रहे हैं, समय से बहुत पहले आप सोच रहे हैं, अभी हम इतना आपको रियायत नहीं दे सकते। और यह कहकर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? नेहरू रिपोर्ट को 1930 ईस्वी में क्या किया? अस्वीकार कर दिया। तो आगे हम देखते हैं इन्हीं से जुड़ी हुई कुछ अन्य बातें हैं। जैसे अब यहाँ पर हमने अभी आपको बताया कि मुस्लिम लीग के आपके एक नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, और मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पर क्या किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने जब देखा कि पृथक निर्वाचन की बात नहीं की गई है, तो इन्होंने एक 14 विषय यानी 14 बातों की या 14 विषय की एक सूची तैयार की, और उसी को जिन्ना की 14 सूत्री मांग के नाम से जाना जाता है। तो आइए भाई, 14 सूत्री मांग जिन्ना की होती है। जिन्ना की 14 सूत्री मांग क्या है? 14 सूत्री मांग, ये सब एक दूसरे से आपके क्या है? जुड़े हुए हैं। अब ये जब यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट में ये बातें स्वीकार नहीं की गई थी, कौन सी बात? पृथक निर्वाचन की बात। तब इन्होंने क्या किया? 14 विषय का एक अपना प्रारूप तैयार किया। 14 विषय इसमें थे, और इसी विषय के आधार पर इन्होंने क्या किया? एक प्रारूप बनाया, और इसी प्रारूप को कहते हैं जिन्ना की 14 सूत्री मांग। ये 14 सूत्र अपना दिए, ये रियायत हमको अब चाहिए। और ये मांग उन्होंने मार्च 1929 ईस्वी में किया था। मार्च 1929 ईस्वी में इन्होंने यह मांग किया था। तो चलिए मित्रों, यहाँ पर हम देख लिए कि जिन्ना ने 14 विषय का प्रारूप तैयार किया, और इसी को कहते जो मार्च 1929 में इन्होंने पेश किया, जिसे जिन्ना के 14 सूत्री मांग कहते हैं। और विरोध किसका था? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। विरोध का मतलब नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में इन्होंने एक प्रारूप तैयार किया था।
और इसी प्रारूप को हम कहते हैं जिन्ना की 14 सूत्री मांग। चलिए, अब इसके बाद की घटना आपकी होती है, इसी के बाद 29 का समय एक वो समय है जब कांग्रेस का अधिवेशन आपका होता है कहाँ पर, लाहौर में। तो चलिए मित्रों, अब हम देखते हैं कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन आपका कहाँ होता है, अधिवेशन आपका होता है लाहौर में। अधिवेशन कहाँ हुआ, लाहौर। अब इसके बारे में जान लेते हैं। और ये जो वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, ये कब, 1929 ईस्वी। और कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन आपका हुआ है, ये आपका अधिकांश आपका हुआ है दिसंबर में। तो दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर होता है, लाहौर में। आइए देखते हैं अब यहाँ पर फिर क्या होता है। अभी आपने देखा कि मार्च में जिन्ना ने अपना 14 सूत्री फार्मूला पेश कर दिया, और इसके बाद कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर किया भाई, लाहौर में। और लाहौर में ये आपका लाहौर में रावी नदी के बाएं तट पर, रावी नदी के किस तट पर, नदी के बाएं तट पर ये आपका सम्मेलन होता है। बाएं तट पर क्या किया गया, सम्मेलन किया गया। अब आइए यहाँ पर क्या था, पहले यहाँ पर अध्यक्ष किसे बनाया गया, देखिए ये बाकी यहाँ से कई प्रश्न आपके पूछे गए हैं। कांग्रेस ने इस अधिवेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था, तो अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो अध्यक्ष यहाँ पर कांग्रेस ने बनाया था किसको, ये महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी। लेकिन महात्मा गांधी ने अध्यक्ष बनने से इनकार किया नहीं। इन्होंने सलाह किसको दिया कि बनाया जाए किसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अध्यक्ष किसको बनाया गया था, महात्मा गांधी को बनाया गया था। लेकिन महात्मा गांधी ने किसको अध्यक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया। तो यहाँ पर ये हो गया कि लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष, तो अध्यक्ष आपके हो गए, अधिवेशन के अध्यक्ष आपके हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। चलिए भाई, जवाहरलाल नेहरू हो गए। अब यहाँ पर कौन कौन सी बातें थी उन पर चर्चा कर लिया जाए। यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर ये कहा गया कि पूर्ण स्वतंत्रता से कम हमें कुछ स्वीकार नहीं है। क्या बात कही गई कि पूर्ण स्वतंत्रता से कम, पूर्ण स्वतंत्रता से कम स्वीकार नहीं है। पूर्ण स्वतंत्रता से कम क्या किया गया, कहा गया पूर्ण स्वतंत्रता से कम स्वीकार नहीं है, स्वीकार नहीं है। और यहीं पर यह निर्धारित किया गया, यहीं पर आपका तिरंगा झंडा फहराया गया, तिरंगा झंडा फहराया गया। ये सब प्रश्न आपके आ चुके हैं। तिरंगा झंडा फहराया गया। लक्ष्य क्या रखा गया, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य आपका क्या था, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र होना। अब यहाँ पर झंडा फहराया गया, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, 30 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस। ये निर्धारित किया गया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को देश में हम क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये सभी प्रस्ताव कहाँ पर पास हुए थे, ये सभी बातें कहाँ पर हुई थी, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। तो चलिए, हमने आपको बताया कि यहाँ पर कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया था महात्मा गांधी को। लेकिन अध्यक्ष महात्मा गांधी ने किनका सुझाव किया, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता से कम स्वीकार नहीं, इसका एक प्रस्ताव आपका तैयार किया गया, पास किया गया। तिरंगा झंडा फहराया गया, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया। वंदे मातरम गीत, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। यहाँ पर क्या गाया गया, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब
जिंदाबाद के यहाँ पर क्या किए गए, नारे लगाए गए। तो ये सभी घटनाएं आपके कांग्रेस के किस अधिवेशन में होते हैं, लाहौर अधिवेशन में। चलिए इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं। अगला जैसे लाहौर अधिवेशन आपका होता है, लाहौर अधिवेशन में कुछ बातें आपकी रखी गई। और क्या कुछ बातें थी, जैसे इनकी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इसी से पृष्ठभूमि बनती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। यहाँ पर क्या किया गया, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया गया। नेहरू रिपोर्ट को अब क्या करते हैं, कांग्रेस भी क्या करती है, अस्वीकार कर देती है कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। लक्ष्य आप देख ही रहे हैं, अस्वीकार किया गया कि नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया। दूसरा, यहाँ पर यदि हमारी बातों को नहीं माना जाता तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। सविनय क्या कराएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। तो यहाँ पर ये दो मुख्य बातें हैं कि नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकृत किया गया या नहीं माना गया, किस कांग्रेस के अधिवेशन में, लाहौर। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, इसका निर्णय आपका लिया गया कि अब हम बहुत स्वीकार नहीं, बहुत दिनों तक हम अब सहन नहीं करेंगे, विनय पूर्वक हम आपके सारे कानून की क्या करेंगे, अवज्ञा करेंगे, अवहेलना करेंगे। ये सभी बातें यहाँ पर की गई। तो आइए मित्रों, अब हम देखते हैं आगे की जो घटना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर स्थितियां ये होती हैं कि इस समय तक महात्मा गांधी तैयार नहीं थे। महात्मा गांधी कहते हैं एक मौका इनको और दिया जाए, और एक मौका और देने का कारण क्या बनता है कि महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांग पेश की। कितनी सूत्री, 11 सूत्री मांग। ब्रिटिश सरकार से 11 बातों पर विचार करने के लिए एक पत्र उन्होंने लिखा कि कहा भाई ये 11 बातें हैं, और यदि इनको आप मान लेते हैं, यदि इनको आप मानते हैं तो फिर आप पर विचार किया जाएगा। तो ध्यान रखना कि प्रारंभ में महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के पक्ष में नहीं थे, और 11 विषयों की एक सूची तैयार की, और इसी को 11 सूत्री मांग कहते हैं। महात्मा गांधी की 11 सूत्री मांग, जो जनवरी 1930 ईस्वी में पेश की गई। इसका समय आपका क्या है, जनवरी 1930 ईस्वी। जनवरी 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांग रखा ब्रिटिश सरकार के समक्ष। किसके समक्ष ये रखते हैं, ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते हैं। तो चलिए भाई, अब हम देखते हैं ब्रिटिश सरकार के समक्ष जो इन्होंने 11 सूत्री मांग रखा तो ये क्या था। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे 11 सूत्री मांग में एक था कि भू राजस्व जो आपका है, भू राजस्व में 50% की क्या किया जाए, कटौती कर दिया जाए। एक मांग इन्होंने ये रखा। फिर इन्होंने ये कहा रक्षा व्यय जो आपका है, रक्षा व्यय, या हम कह लें जो आपका सेना पर आपका क्या हो रहा है, व्यय हो रहा है, रक्षा व्यय में भी क्या किया जाए, 50% की कटौती कर दिया जाए। ये सब कटौती की बात है। भू राजस्व में 50% की कटौती, रक्षा व्यय में भी क्या किया जाए, 50% की कटौती किया जाए। सिविल सेवा के वेतनों में, यहाँ पर रक्षा व्यय या सेना, आप हमने पहले ही बताया, चाहे रक्षा व्यय आप कहें या सेना आप कह लें। तीसरा इन्होंने कहा जो सिविल सेवक हैं, आपके सिविल सेवक हैं, तो सिविल सेवक के वेतन में भी क्या किया जाए, वेतन में 50% की क्या कर दिया जाए, कटौती कर दिया जाए। तो ये प्रस्ताव, ये सब बातें यहाँ पर 11 सूत्री में बातें थी। चौथा यहाँ पर हम देख लेते हैं राजनीतिक बंदियों की क्या किया जाए, राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाए। राजनीतिक बंदियों को क्या कर दिया जाए, बंदियों को छोड़ दिया जाए या रिहाई छोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सब बातें रखी गई। और जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हम एक बिंदु देख रहे हैं वो आपका ये है कि यहाँ पर ये कहा गया कि सागर के किनारे, सागर के
किनारे जो आपके बसते हैं, सागर के किनारे के लोगों को नमक बनाने की क्या किया जाए, नमक बनाने की छूट प्रदान किया जाए, बनाने की छूट प्रदान किया जाए। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सागर के किनारे पर जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों पर आप नमक कानून न लगाइए, या हम कह सकते हैं नमक कानून में ढील दिया जाए। ये भी आप कह सकते हैं कि जो नमक कानून है, नमक कानून में क्या किया जाए, रियायत दिया जाए। तो इस प्रकार से ये रियायत, इस तरह की दोनों आपकी बातें हैं। रियायत में ये कहा गया जो वहाँ पर किनारे बसे हुए लोग हैं उन्हें नमक बनाने की छूट दी जाए। इस प्रकार से ये महात्मा गांधी की 11 सूत्री मांग थी। गुप्तचर विभाग में सुधार किया जाए, रुपए के मूल अवमूल्यन में क्या किया जाए, कमी किया जाए। तो इस प्रकार से ये सभी 11 सूत्री मांगे थी, और 11 सूत्री में जो महत्वपूर्ण थी वो हमने आपको बताया। और यहाँ पर क्या था कि महात्मा गांधी ने ये प्रस्ताव रखा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया। समय रहते ब्रिटिश सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ब्रिटिश सरकार क्या किया, ब्रिटिश सरकार ध्यान नहीं देती है, ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पर जब ब्रिटिश सरकार ने ध्यान यहाँ पर नहीं दिया, या जब ध्यान नहीं दिया, तो महात्मा गांधी एक मौका और देते हैं। महात्मा गांधी एक मौका और देते हैं और लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखते हैं। तो चलिए इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखते हैं। महात्मा गांधी क्या करते हैं भाई, लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखते हैं, इरविन को पत्र लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, लेकिन इस पत्र का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। और जब कोई जवाब नहीं दिया गया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना क्या हो गया, अनिवार्य हुआ। और फिर फरवरी 1930 ईस्वी में, फरवरी 1930 ईस्वी में यहाँ पर देखिए 2-3 चीज़ें हैं कि पृष्ठभूमि सविनय अवज्ञा आंदोलन की कैसे बनती है। जब महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन को पत्र लिखते हैं और कोई इसका भी जवाब नहीं मिलता, तो प्रारंभ में पहले फरवरी 1930 ईस्वी में, फरवरी 1930 ईस्वी में क्या होता है, फरवरी 1930 ईस्वी में 1930 कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होती है। कांग्रेस कार्यकारिणी की क्या होती है, कार्यकारिणी की बैठक होती है, बैठक। और इस बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। आंदोलन क्या किया गया, चलाने का निर्णय लिया गया। अब यहाँ पर चलाने का निर्णय ले लिया गया, फिर भी महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने एक बार फिर यहाँ पर पत्र लिखते हैं। ये घटना आपकी, महात्मा गांधी पत्र लिखते हैं, कोई जवाब नहीं दिया गया। और ये घटना आपकी पत्र लिखने की है मार्च 1930 ईस्वी की, मार्च 1930 ईस्वी। जब सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, तब चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब आइए हम देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आइए मित्रों, सविनय अवज्ञा आंदोलन में हम देखते हैं क्या है, कैसे है, इसका अर्थ क्या है। सविनय का मतलब यही हो गया, हम विनय पूर्वक, विनय पूर्वक, विनय पूर्वक, या हम इसी को कहते हैं अहिंसात्मक ढंग से, अहिंसात्मक ढंग से, अहिंसात्मक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से हम कानून की क्या करेंगे, कानून की अवहेलना करेंगे। अवज्ञा का मतलब क्या हो गया, अवहेलना करना, अवहेलना करेंगे। यही आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है, महात्मा गांधी के संघर्ष विराम संघर्ष का दूसरा चरण है। महात्मा गांधी की जो एक रणनीति थी, आपको बताया गया है महात्मा गांधी की रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष।
तो संघर्ष विराम संघर्ष का ये क्या है, संघर्ष विराम संघर्ष का ये दूसरा चरण है। का क्या है, दूसरा चरण आपका शुरू होता है किस रूप में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में। तो चलिए मित्रों, ये महात्मा गांधी के संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति का दूसरा चरण आपका शुरू हो गया। और ये जो आपका चरण शुरू होता है ये नमक सत्याग्रह से क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो चलिए, नमक सत्याग्रह से क्या होता है, प्रारंभ होता है। जैसे अभी आपने देखा कोई भी आंदोलन आपका अगर होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई क्या होता है, कारण होता है। तो कारण अगर हम देखते हैं कभी कभी कॉन्सेप्ट से जब प्रश्न आपका बनता है, पृष्ठभूमि यहाँ पर कारण क्या था, तो कारण में जैसे अभी आपने देखा 1930 ईस्वी में वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर था, वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर था। और वैश्विक आर्थिक जब मंदी आपकी थी और इस मंदी की स्थिति में सभी परेशान, भारतीय किसान मजदूर, किसान भी परेशान, मजदूर भी आपके क्या हैं, परेशान, और साथ ही साथ पूंजीपति भी आपके क्या हैं, उद्योगपति पूंजीपति भी क्या थे, परेशान थे। ये सभी आपके क्या थे, परेशान थे। एक कारण आपका ये बनता है। दूसरा, साइमन कमीशन का जनता ने क्या किया था, खुलकर विरोध किया था। जनता ने खुलकर विरोध किया था। एक आपकी ये भी पृष्ठभूमि बनती है, विरोध किया, यानी जनता में इस समय उत्साह आपका हो गया था, विरोध किया था। तो साइमन कमीशन का जनता ने खुलकर क्या किया, विरोध किया। एक बात ये हो गई आपकी। आगे हम यहाँ पर देखते हैं जो मूल कारण था, गांधी जी की 11 सूत्री मांग को न मानना। गांधी जी की 11 सूत्री मांग को, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और ये मुख्य कारण आपका होगा, गांधी जी की 11 सूत्री मांग को सरकार द्वारा न मानना, सरकार द्वारा न मानना, यही आपका क्या हो गया, मुख्य कारण, या तात्कालिक उस समय का न मानना, यही आपका कारण बना। तो चलिए अब आगे हम ये देखते हैं कि ये आपका शुरू होता है नमक सत्याग्रह के नाम से। और नमक सत्याग्रह के नाम से किस प्रकार से शुरू होता है, कहाँ से ये सत्याग्रह आपका शुरू होता है, तो चलिए देखते हैं। नमक सत्याग्रह के नाम से इसे हम जानते हैं, नमक सत्याग्रह के रूप में प्रारंभ होता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस रूप में प्रारंभ किया गया, नमक सत्याग्रह के रूप में प्रारंभ किया गया। अब यहाँ पर ये नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू होता है, कब शुरू होता है, ये आपका है 12 मार्च 1930 ईस्वी, 12 मार्च 1930 ईस्वी, साबरमती आश्रम से ये आपका शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, साबरमती आश्रम। और ये आश्रम आपका कहाँ पर है, अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में है आपका। और यहीं पर कहते हैं इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 30 में कहा था कि अब हम स्वतंत्रता के बाद ही इस आश्रम में लौटेंगे। 1930 में महात्मा गांधी ने क्या कहा, हम स्वतंत्रता के बाद ही अब इस आश्रम में क्या है, लौटेंगे। और यहीं से ये शुरू होता है नमक सत्याग्रह। और नमक सत्याग्रह साबरमती आश्रम से कहाँ तक ये चलता है, दांडी तक। दांडी, नवसारी जिला आपका कहाँ, गुजरात। नवसारी जिला आपका कहाँ हो गया, गुजरात। गुजरात तक की ये आपका साबरमती आश्रम से नवसारी दांडी तक की यात्रा इन्होंने किया। ये कहाँ पर है, नवसारी जिला है। नवसारी जिला भी आपका कहाँ है, गुजरात में है। तो दांडी तक की यात्रा इन्होंने किया। और ये जो यात्रा 24 दिन में इन्होंने पूरी किया। कितने दिन में पूरी किया भाई, 24 दिन में। 24 दिन में 241 मील की यात्रा इन्होंने किया। और ये 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये दांडी पहुंचते हैं। कहाँ पहुंच गए, दांडी।
और 6 अप्रैल 1930 को मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून को इन्होंने तोड़ दिया। 6 अप्रैल 1930 को क्या किए, मुट्ठी भर नमक उठा लिए और नमक कानून को इन्होंने क्या किया, तोड़ा। मुट्ठी भर नमक उठाकर इन्होंने क्या किया, नमक कानून का उल्लंघन किया, ये तोड़ दिया। तो इस प्रकार से दांडी यात्रा, इसी घटना को दांडी मार्च भी कहा जाता है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा भी कहा जाता है। तो दांडी यात्रा कब शुरू हुई, कब समाप्त हुई, ये सभी आपके क्या हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। जो 12 मार्च 1930 से शुरू होता है साबरमती आश्रम से, और कहाँ पर ये जाकर 5 अप्रैल को पहुँचते हैं, दांडी पहुँचते हैं। और सुबह 6 अप्रैल को, ये 8 तक दिया गया है सब, ये वर्णन है कि 6 अप्रैल को ये मुट्ठी भर नमक उठाकर कानून को तोड़ते हैं। तो ये आपकी घटना है। यहाँ से जब साबरमती आश्रम से ये चलते हैं, कहाँ से, साबरमती आश्रम से चलते हैं, तो इनके साथ कितने अनुयायी थे उस समय, ये कहा जाता है 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने यात्रा शुरू की थी। 78 अनुयायी के साथ इन्होंने क्या किया था, साथ यात्रा प्रारंभ की थी, यात्रा प्रारंभ की थी। कितने अनुयायी के साथ, 78 अनुयायी के साथ। कितने, कहाँ तक की यात्रा, दांडी। अब इस यात्रा की तुलना पर एक कथन बढ़िया सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं इस यात्रा को सुभाष चंद्र बोस किस प्रकार से संबोधित करते हैं। तो जो सुभाष चंद्र बोस हैं आपके, सुभाष चंद्र बोस, और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने दांडी यात्रा की तुलना, गांधी जी के दांडी यात्रा की तुलना किससे करते हैं, गांधी जी के दांडी यात्रा की तुलना किससे करते हैं, देखते हैं। गांधी जी के दांडी यात्रा की तुलना, यात्रा की तुलना ये करते हैं नेपोलियन का आगे यहाँ पर हम देखते हैं नेपोलियन का एल्बा से लौटने के बाद, एल्बा से लौटने के बाद पेरिस मार्च और मुसोलिनी का राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। मुसोलिनी के किस मार्च से, मुसोलिनी के रोम मार्च से की है, रोम मार्च से की है। तो इस प्रकार से ये हमने देखा कि ये आपका है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की तुलना किससे किया। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया कि इन्होंने ये बताया कि एल्बा से लौटने के बाद नेपोलियन के कौन से मार्च, आपका पेरिस मार्च, और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। अब आगे यहाँ पर जो आपका बचता है महत्वपूर्ण पॉइंट, यहाँ पर प्रसार, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार से पूरे देश में इसका प्रसार हुआ। तो प्रसार में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। तो आइए हम इसी में से किसी एक की बात करते हैं। जैसे अगर हम देखें पश्चिमोत्तर की बात, पश्चिमोत्तर प्रांत में आपका एक संगठन है जिसका नाम है खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार। और इस संगठन
ये आपका है किसका भाई, खुदाई खिदमतगार जो आपका है ये है सीमांत गांधी। सीमांत गांधी, सीमांत गांधी जिन्हें कहा जाता है, या इन्हीं में हम एक देखते हैं सीमांत गांधी, या इन्हें बादशाह खां, बादशाह खां भी इन्हें कहा जाता है, या इन्हें फक ए मुदबिर, मुदबिर भी क्या है कहा जाता है, या इन्हीं को हम कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां। तो पश्चिमोत्तर प्रांत में इस आंदोलन को किसने आगे बढ़ाया, खान अब्दुल गफ्फार खां ने। और आपको बताया गया ये आपके लाल कुर्ती धारण करते थे, लाल कुर्ती या हम कह लें लाल वस्त्र पहनते थे, इसलिए ये लाल कुर्ती आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। किस रूप में, लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से ये जाना गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान लाल कुर्ती आंदोलन पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में किसने शुरू किया, खान अब्दुल गफ्फार खां ने शुरू किया। आइए हम इनके अन्य बातों को भी जान लेते हैं। पख्तून नामक इन्होंने एक पत्रिका निकाली पश्तो भाषा में, किस नाम से, पख्तून नामक इन्होंने क्या किया, नामक पत्रिका। और ये जो पख्तून नामक पत्रिका आपकी है इसी को कहा गया 10 रोजा। कौन सा कहा गया, 10 रोजा भी नाम दिया गया। किस भाषा में थी, इसकी भाषा जो आपकी थी पश्तो थी। तो आपका है कि पश्चिमोत्तर प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन खुदाई खिदमतगार संगठन किसका है, तो ये आपका है खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें बादशाह खां या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए जब हम पश्चिमोत्तर जान लिए तो अब आगे हम देखते हैं पूर्वोत्तर को भी देख लेते हैं। पूर्वोत्तर में ये आंदोलन किस रूप में चला, पूर्वोत्तर में ये जियाल रंग के नाम से जाना गया। किस नाम से, जियाल रंग आंदोलन, जियाल रंग आंदोलन। और जियाल रंग आंदोलन जो आपका है सबसे ज़्यादा मणिपुर, मणिपुर में आपके नेता इसके बने कौन, नेता हैं जदो नांग, जदो नांग। इन्होंने कर न देने का आंदोलन चलाया, ब्रिटिश साम्राज्य से रुष्टे भाई, जियाल रंग आंदोलन के नाम से जाना गया। मणिपुर में कर न देने का आंदोलन चलाया गया और इन्हें बाद में क्या हो जाती है, फांसी दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब बाद में इसका नेतृत्व गाइड नल्लू ने किया। किसने किया भाई, गाइड नल्लू ने। और इन्होंने क्या किया, ये इनकी बहन गाइड नल्लू ने बागडोर संभाली। और यहाँ पर इन्हें भी क्या किया जाता है, गिरफ्तार, गिरफ्तार करके कहाँ डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। अब यहाँ पर अगला क्या था, डाल दिया गया तो इन्हीं को इन्हीं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन उपाधि दी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी। रानी गाइड नल्लू हो गई ये रानी की उपाधि। तो रानी की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किनको दिया, ये आपकी हो गई गाइड नल्लू को दिया। और कहा कि आने वाला समय एक दिन इन्हीं का नाम आदर्श से लिया जाएगा, और ये रानी गाइड नल्लू हो गई और इनका नाम आदर्श पूर्वक क्या होगा, लिया जाएगा। ये भी कथन किसका था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें, मध्य प्रदेश की बात करें, इसी प्रकार से हम कर्नाटक की बात करें, इसी प्रकार से हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र, तो यहाँ पर वन कानून के विरुद्ध क्या किया गया, आंदोलन चलाया गया। वन कानून के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। तो ये हो गया आपका, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण था। पश्चिमोत्तर भी आपका लगातार प्रश्न बनता रहता है। आगे हम देख लेते हैं दक्षिण भारत में। जब बात आती है दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत से यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जा चुका है। जैसे आपके हैं सी राजगोपालाचारी,
गोपालाचारी। ये मद्रास के महत्वपूर्ण नेता थे श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी आपके हो गए। और श्री राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से बदोखम तक की यात्रा की। त्रिचनापल्ली से कहाँ तक ये जाते हैं भाई? त्रिचनापल्ली से बदोखम तक की यात्रा इन्होंने किया। कौन? श्री राजगोपालाचारी। ये हो गए आपके श्री राजगोपालाचारी। के केलप्पन और टी के माधवन, ये भी आपके हो गए दक्षिण भारत में। के केलप्पन, टी के माधवन। पयनानूर से ये कहाँ तक जाते हैं? पयनानूर से कालीकट की ये क्या करते हैं, या कालीकट से पयनानूर तक की यात्रा करते हैं। पयनानूर से कालीकट की क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। तो इस प्रकार से ये दक्षिण भारत में आंदोलन आपका चला सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो हमने देखा कि ये अनेक क्षेत्रों में क्या था, ये फैला। और इसी समय महिलाएं, छात्र, कृषक सभी की इसमें क्या थी? भागीदारी थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका जो सार्थक होती है, महिला को आह्वान, यानी महात्मा गांधी के आह्वान पर महिलाओं ने क्या किया था? महिलाओं ने शराब की दुकानों पर जो धरना दिया, शराब की दुकान पर जो धरना दिया, ये सफल माना गया। ये सबसे क्या माना गया भाई? शराब की दुकान पर धरना, विदेशी दुकानों पर, विदेशी वस्तु दुकानों पर धरना, ये आंदोलन क्या था? सफल हुआ। आगे हम चलते हैं। यानी छात्र, किसान से लेकर सभी इसमें भाग लिया। अगर हम देखें तो छात्र भी इससे जुड़े थे। यदि हम बात करें तो किसान भी इससे क्या थे? जुड़े हुए थे। महिला भी इससे क्या थी? जुड़ी हुई थी। तो लगभग यहाँ पर देख रहे हैं सभी का सहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में था। तो प्रसार हम जान लिए। और प्रसार जब हम जान लेते हैं तो प्रसार के बाद यहाँ पर कुछ अन्य बातें रहती हैं। जैसे बातों में हमने ये कहा, और ये आपको पढ़ाया भी जा चुका है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन जब समझौता होता है तो गांधी इरविन समझौते में पहला चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त होता है। और ये आपको पढ़ाया जा चुका है गांधी इरविन से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपको तीनों पढ़ाए जा चुके हैं। ये सब आपकी अब क्रमशः घटनाएं क्या होती हैं? घटित होती हैं। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का इतना पार्ट आपका बच गया था और उस दिन इसको पढ़ाया भी गया था, लेकिन कुछ कारण से ये लोड नहीं हो पाया मित्रों। और हमने कोशिश किया कि आपका यहाँ से अगर प्रश्न बने तो वो गलत ना हो, इसलिए हम दोबारा भी मेहनत किए। तो यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। कल फिर इसी समय पर हम उपस्थित होंगे। यदि आपको पसंद आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।